हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के डायमेंशनल एनालिसिस में अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। वेरियस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स उन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो आपने पिछले 3 वीडियोस में इसमें समझने की कोशिश की है। तो एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को लेंगे और कुछ अगले वीडियोस में हो सकता है 5-6 वीडियोस हो इसके या कुछ और ज्यादा वीडियोस हो जिसमें हम इसके वेरियस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कुछ डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और तरह तरह की वो डायमेंशंस जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आगे की पढ़ाई में भी और अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे बनाना स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन। आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो आपको उसका फॉर्मूला भी पता होगा। कुछ मैं कठिन कठिन डायमेंशंस आपसे यहां पे डिस्कस कर लूंगा। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आप जानते हैं, हीट अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। हीट क्या है? एक तरह की वर्क तो ही है, एक तरह की एनर्जी तो ही है। तो हमने हीट की जगह वर्क लिख लिया, बात वही है। तो बाकी तो मास इनटू राइज इन टेम्परेचर है और वर्क को क्या कहते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप जानते हैं। तो देखिए हम कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। फाइनली हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई। उठा के इसमें अब आपको इनकी डायमेंशन रख देनी है। पिछले वीडियोस में मैंने बेसिक डायमेंशन आपसे डिस्कस कर ली थी, तो आई थिंक वो बात आपको क्लियर है। तो फोर्स के लिए लिखा हमने mlt-2, ये डायमेंशन होती है। आई डोंट थिंक अब आपको मुझे फोर्स की डायमेंशन सिखाना पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट की L है डायमेंशन, मास की डायमेंशन M और डेल्टा T केल्विन, के स्टैंडर्ड है SI यूनिट। तो K डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर आ गई। अब देखिए यहां पर एक नई चीज आई ना। अभी तक मैंने जो आपसे डिस्कस किया था उसमें बेसिक MLT डिस्कस किया था। अब आज और एक चीज डिस्कस कर ली न्यूमेरिकल के थ्रू। जब हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट केल्विन होती है, SI यूनिट। तो उससे डायमेंशन बनाने के लिए हम K लिख देते हैं यहां पर। तो केल्विन आ गई। तो फाइनली हमारी डायमेंशन आ गई m⁻0, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप m लिखिए ना लिखिए, मैंने समझाने के लिए m0 लिख दिया है। तो m⁻0, L⁻2, T-2 और K-1। फाइनली ये डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक हीट आ गया। दूसरी एक डायमेंशन देखते हैं। अब कुछ और डायमेंशंस के बारे में समझ लें। तो देखिए मैंने आपके सामने 5-6 फ्यू जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ली हैं, ये बहुत काम आने वाली हैं। इनको सबको जॉट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो देखिए सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं एंट्रोपी। अभी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी एंट्रोपी। एंट्रोपी का रिलेशन होता है हीट और टेम्परेचर से। जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो नेचुरल बात है ना, टेम्परेचर राइज होता है, ठंडा करते हैं तो फॉल होता है। तो टेम्परेचर और हीट का रिलेशन से एंट्रोपी आती है किसी बॉडी में। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। सबको मालूम है, अभी अभी डिस्कस किया। हीट क्या होती है? वर्क या एनर्जी। तो ml2T-2 हीट की डायमेंशन और टेम्परेचर की केल्विन। ये डायमेंशन बनकर तैयार हो गई, ml2T-2 K-1। नेक्स्ट आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थोड़ा सा आपको आइडिया देता चल रहा हूं। अब देखिए जब किसी रॉड में, सपोज एक रॉड है या कोई बॉडी है जिसमें हम एक तरफ से उसे गर्म कर रहे हैं, तो हीट का ट्रांसफर होता है ना आगे की ओर। तो हीट का ट्रांसफर होना कई बातों पे डिपेंड करता है। उसकी लेंथ कितनी है, उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बॉडी का, और उसके दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना फास्टर जाएगी हीट। इस बेसिस पे अभी आगे चल के क्लास 11th में आप थर्मल कंडक्टिविटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे। फिलहाल यहां पे आप फॉर्मूला समझ लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हीट इंटू डिस्टेंस, यानी हीट एक सर्टेन डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगी, अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। यूनिट टाइम में देखिए एक सर्टेन टाइम लगेगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट निकल के जाएगी। उस रिलेशन से ये फॉर्मूला बन गया थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। तो बस उठा के अब इसमें सारी डायमेंशंस को रखेंगे। हीट की डायमेंशन आपको इतना प्रैक्टिस करते करते याद हो गई होगी, यानी कि वर्क की डायमेंशन है ml2T-2, हीट की जगह लिखा, डिस्टेंस की जगह L लिख दिया डायमेंशन में। एरिया L⁻2 होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है और टाइम T होता है। तो इससे फाइनली जो डायमेंशन बन के आ रही है इसकी वो आ जाएगी ml⁻3। आप इसको देखेंगे T⁻3 और K⁻1। इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं। अगली डायमेंशन पे आ जाएं। तो देखिए स्टीफेंस कांस्टेंट,
जब हम सोलर रेडिएशन के बारे में बात करते हैं और रेडिएशन इफेक्ट अर्थ पे आता है तो सोलर एनर्जी किस तरह से आती है उसके रिलेशन में एक साइंटिस्ट स्टीफन थे, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने बोला कि हीट का ट्रांसफर रेडिएशन जब होता है उसके थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो फोर्थ पावर के रिलेशन में होता है। बाद में डिटेल पढ़ना है, फिलहाल यहां पे इसका फॉर्मूला देख लीजिए। स्टीफन कांस्टेंट का रिलेशन है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। फोर्थ पावर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर की एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होता है। तो बस अब उठा के वैल्यू रख दीजिए। एनर्जी की जगह एज यूजुअल ml2 t-2, डायमेंशन लिख दी, एरिया L2, टाइम T और टेम्परेचर केल्विन टू द पावर 4। फाइनली क्या बन के आएगा, m L टू द पावर 0, या लिखिए ना लिखिए T-3 K-4। डायमेंशन तैयार हो गई। अगली डायमेंशन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब हम इस 11th फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जरा अलग है थोड़ा, जो आप क्लास 7th और 8th और 9th और 10th में पढ़ के आते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। यहां पे जरा और डिटेल हो जाता है कि एक कंटेनर में कोई आइडियल गैस है, वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर मार रही है, फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो उससे टेम्परेचर का रिलेशन होता है, लाइक दैट। उन सब के रिलेशन से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक टर्म बन के आती है, फिलहाल उसको देख ले। तो देखिए एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बनता है, इसके रेशियो को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एनर्जी और टेम्परेचर की डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अब तक उठा के रख दीजिए ml2t-2 अपॉन k। सॉल्व करके आ जाएगा ml2t-2 k-1। अब आखिर में एक डायमेंशन और पढ़ ले, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। अब एक डायमेंशन हम लोग ले रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपने गैस कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, गैस इक्वेशन पढ़ी है, वहीं पे PV इज इक्वल टू nRT। एक आपने टर्म मोल पढ़ा होगा, मोल भी तो एक फंडामेंटल यूनिट्स में आता है, तो मोल की डायमेंशन भी MOL ही लिखी जाती है। तो देखिए अब आप यहां पर एक और चीज सीख गए, MLT सबसे पहले सिखाया मैंने आपको, फिर आपने केल्विन का रिलेशन देखा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और अब एक और सीख ली डायमेंशन मोल। तो ऐसा एक रेफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर, यानी कि PV अपॉन NT, जिससे R बनेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कैपिटल R बोलते हैं, तो ये R यानी PV इज इक्वल टू nRT, तो R यहां लिख लिया है, इसकी जगह आएगा PV अपॉन NT। तो प्रेशर ml-1t-2 आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, उससे बन जाएगा। P वॉल्यूम L टू द पावर 3 से बन जाएगा। मोल को मोल ही लिखा जाएगा, N की जगह मोल MOL, और केल्विन के तो बन गया ml2t-2 k-1 मोल -1। तो देखिए जितने मैंने आपसे ये डायमेंशन डिस्कस किया, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है सिखाने का कि कोई भी डायमेंशन पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th की फिजिक्स हो, 12th की फिजिक्स हो, कहीं भी कोई डायमेंशन आपको बनानी हो तो रटना नहीं है उसको। आप रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्रैमिंग नहीं होती है। आपको सिर्फ 2-3 बातें समझनी है। देखिए मैं कैसे वर्कआउट करके दिखाया मैंने आपको। सबसे पहले उसका लॉजिक पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट। अभी आपका लेवल यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका, तो मुझे फॉर्मूला बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको कि फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसे रिड्यूस करते जाएंगे उस बेसिक लेवल तक। वो बेसिक लेवल क्लास 10th के लेवल का होता है, क्लास 9th के लेवल का होता है, जहां प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, इन सब की जरूरत पड़ती है। उन सब की डायमेंशन तो हर एक को आती है, उसमें समझना ही सिर्फ समझना होता है। अगर आप उस लेवल पर रिड्यूस कर लाएंगे अपने फॉर्मूले को, तो बाकी सिर्फ उठा के वैल्यूज रख के मैथमेटिकली पावर्स लगानी है और आप डायमेंशन बना देंगे। तो आई थिंक इस तरह से आप डायमेंशन बनाने का तरीका सीख गए। आगे जैसे जैसे आप जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां डायमेंशन बनाने की प्रैक्टिस करते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपकी किताब में लिस्ट दी होगी, आप अपनी बुक खोल के देखेंगे उसमें 100-200 डायमेंशन दी हुई हैं, क्या आप रट सकते हैं? नहीं। क्या आप फॉर्मूला रट सकते हैं? नहीं, फॉर्मूला नहीं रटा जा सकता, फॉर्मूला समझा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे फ्यू एग्जांपल ये समझाने के लिए डिस्कस किया है कि मेक योर लॉजिक एंड सिस्टम क्लियर, कि आप किस तरह से उसे डेवलप करेंगे। अभी हम कुछ और वैरायटी लेंगे इसमें प्रॉब्लम्स की। तो फिलहाल हमारा पहला न्यूमेरिकल खत्म हो गया, जिसमें मैंने आपको तरह तरह की डायमेंशंस बताई। अब इससे और अपर लेवल पे आते हैं और हायर लेवल के थोड़े न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो आते हैं अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके थ्रू आप एक टेक्निक सीखेंगे
जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम डिफरेंट अननोन वैल्यूज की डायमेंशन और उनकी यूनिट्स को पता लगा लेते हैं। ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ द डायमेंशन थ्योरी मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करना कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, जिसमें आप क्या करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में इक्वेशंस की डायमेंशन, उसके जो डिफरेंट पार्ट थे उनकी डायमेंशन अगर इक्वल होती थी तो वो इक्वेशन ठीक होती थी। तो उस रेफरेंस में हमको यहां पे लॉजिक लगाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये गिवन है कि ये एक इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन है, ये p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। वंडरवॉल ने एक डिस्कवरी की, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था कि जब आइडियल गैस किसी कंटेनर में भरी है तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है उसके थ्रू, उसमें रियल गैस से कितना डिफरेंस आता है। रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर में फर्क होता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि वॉल्यूम और प्रेशर में थोड़ा फर्क आ जाता है, प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, सर्टेन वैल्यूज, एक कांस्टेंट वैल्यूज के थ्रू, जिन कांस्टेंट्स को कहते हैं ए और बी। तो यहां क्वेश्चन ये है कि ये वंडरवॉल इक्वेशन जो दी हुई है, इसमें आपको ए और बी ये एक अननोन कांस्टेंट हैं, जो इसकी हमें ना डायमेंशन पता है और ना यूनिट पता है। तो जरा इनको बताइए। और आपके सामने ये करेक्ट इक्वेशन है वंडरवॉल इक्वेशन। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिख लिया। अब जब इक्वेशन को लिख लिया उसके बाद तो हमने क्या किया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। द बेस्ट वे, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं। तो पी वी पहला स्टेप लिख लिया, देखिए। फिर पी को मल्टीप्लाई किया बी से, तो माइनस का साइन आएगा, पी बी लिख लिया। फिर ए अपॉन वी स्क्वायर को वी से मल्टीप्लाई किया, ए वी अपॉन वी स्क्वायर लिख लिया। एज इट इज लिखते जाइए, भी कैंसिल एंसिल कुछ मत करिए। फिर प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी लिख दिया। अब क्योंकि ये करेक्ट इक्वेशन है तो देखिए, जैसे पीवी को लें तो इसकी डायमेंशन, इनकी 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 सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी। और क्वेश्चन में गिवन है पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। अगर ये सब चीजें गिवन हैं तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि कौन सी डायमेंशन आपको पता है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें प्रेशर और वॉल्यूम, यानी हमें दोनों की डायमेंशन पता है, तो हम प्रेशर की डायमेंशन लिख सकते हैं वॉल्यूम की, और पीवी की डायमेंशन पीबी की डायमेंशन के इक्वल होगी ना, बिल्कुल होगी। सिमिलरली पीवी की डायमेंशन ए वी अपॉन वी स्क्वायर, यहां देखिए ए वी अपॉन वी स्क्वायर है, इसके भी बराबर होगी। मींस किसी की डायमेंशन किसी के भी बराबर हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीवी, सपोज हमने लिखा पीवी, यानी डायमेंशन ऑफ पीवी, डायमेंशन ऑफ पीवी किसके बराबर हो सकती है। सपोज इसको ले लें, अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने लिख लिया विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वी अपॉन वी स्क्वायर। ये दोनों बराबर होंगे ना आपस में। तो देखिए इसमें क्या होगा, v से v ए कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। मीन्स अगर आपको a की डायमेंशन निकालनी है तो p की डायमेंशन लिख दीजिए और v की डायमेंशन का स्क्वायर कर दीजिए, आपको a की डायमेंशन और यूनिट पता लग जाएगी। टेक्निक समझ गए। आप कहते हैं सर मुझे आपकी बात नहीं माननी है, मैं तो pv को pb से करूंगा, तो बिल्कुल करिए। तो आप किसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आपने लिखा डायमेंशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीबी। तो देखिए प्रेशर प्रेशर कैंसिल हो जाएंगे, तो किसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, यानी डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है वही बी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए पता लग गया ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर आप कहते हैं मैं पीवी का कंपैरिजन ए बी अपॉन वी स्क्वायर से करूंगा तो दिक्कत होगी ना। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों अननोन है। तो यहां पर आपको ये लॉजिक लगाना होता है कि हमें एक अननोन वैल्यू मिले और बाकी नोन वैल्यू मिल जाए, आप उसके डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। तो देखिए हमारे सामने एक इक्वेशन आई a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर, जिसके थ्रू अभी हम a की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, और दूसरी इक्वेशन आई b इज इक्वल टू v, क्योंकि मैंने इन दोनों को कंपैरिजन में लिख लिया। तो फटाफट अब हम इन दोनों की डायमेंशन और यूनिट को डिसाइड कर देते हैं। हमारे सामने जो वैल्यूज थी a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर, तो हमने प्रेशर की डायमेंशन लिख दी ml-1 t-2, प्रेशर की जगह डायमेंशन आ गई। वॉल्यूम की L3 टू द होल स्क्वायर, यानी पावर 6 हो जाएगी इसमें। इसको पूरा सॉल्व करके आ गया ml टू द पावर 5 t-2, ये डायमेंशन आ गई ए की, ये आंसर आ गया। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करें तो देखिए मास की जगह किलोग्राम, एल की जगह मीटर टू द पावर 5 और टी की जगह सेकंड्स टू द पावर -2। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें,
तो देखिए हम किलोग्राम लिख रहे हैं और मीटर टू द पावर 5 में से 1 मीटर अलग कर दे रहे हैं, मीटर की पावर 1, और बचे हुए मीटर m टू द पावर 4 अलग सेपरेट कर लिया, मतलब 1 + 4 का रिलेशन बना दिया। तो इससे क्या बना, देखिए ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे कहते हैं MA। अब देखिए समझ में आया ना, न्यूटन, तो F = MA होता है, तो उससे देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कहलाएगा न्यूटन, इसकी जगह न्यूटन लिख दिया, और रिमेनिंग पे M4, तो न्यूटन मीटर टू द पावर 4 इसकी यूनिट बन गई, और ये डायमेंशन आ गई। ये तो बहुत ही आसान है। B = वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम के लिए L3, L टू द पावर 3, यानी कि मीटर क्यूब इज द यूनिट, और L3 इज द पावर। इसकी डायमेंशन बनकर तैयार हो गई आपकी। तो इन दिस वे आपने इस क्वेश्चन में कांस्टेंट की डायमेंशन और वैल्यू निकाल ली। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या गिवन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b इन द रिलेशन p = b - x² / at। यहां एक रिलेशनशिप दिया हुआ है जिसमें p पावर है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। अगर ये तीनों दिए हुए हैं और a और b की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए फिर वही लॉजिक लगाएंगे जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया, p = b - x² / at, और इसको सॉल्व किया। तो देखिए क्या किया, p = b/at लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिलेशन से एलसीएम मेथड होता है ना, -x² / at अलग अलग लिख लिया इसको। अब सोचिए b/at की डायमेंशन x² / at की डायमेंशन के इक्वल होगी, और सोच के देखिए यहां पर 80 है, यहां भी 80 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। तो हमने लिखा b/at = x² / at, 80 और 80 कैंसिल हो गए, तो बचा b = x²। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, और x क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस होता है l, तो हमने लिख दिया l², यानी डायमेंशन बनकर तैयार। कंप्लीट डायमेंशन क्या लिखेंगे, m टू द पावर 0 L2 T0, तो b की डायमेंशन निकल आई। अब आप देखिए फिर से वही काम करा, अब ये p है पावर, तो पावर = हम यहां b की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब a की वैल्यू निकालनी है, तो b करेंगे। देखिए ये पावर दिया हुआ है ना, तो पावर को b/at इससे इक्वेट कर लें, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी, तो पावर = b/at लिख लिया, क्योंकि b की वैल्यू तो हमको पता लग चुकी है, L टू द पावर 2 डायमेंशन, तो पावर को कहते हैं वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम लिख दिया यहां पे, और b की वैल्यू लिख दी L² / at। तो देखिए टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएंगे यहां पर आके, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अब a को यहां ले आए, वर्क को डिनोमिनेटर में ले गए, तो a = L² / w, और w इज वर्क। अब डायमेंशन को लिख दीजिए, तो यहां पे हमने डायमेंशन लिखी L टू द पावर 2 जो लिखी हुई थी, b की वैल्यू, और w की जगह क्या लिख दिया, mL2t - 2। अब इसको सिंपली सॉल्व तो ही करना है आपको, इसको सॉल्व किया तो बन गया a = m टू द पावर -1, ये ऊपर आके -1 हो जाएगा, L टू द पावर 0, क्योंकि दोनों जगह पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगी, और t टू द पावर 2 - 2 से t टू पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हम a और b की डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें फिर यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है, v = a + bt + c/d + t। जरा और लंबी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में 4 कांस्टेंट है a b c d, और आपको दिया हुआ है v इज द वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो हमको a b c d इन चारों की डायमेंशंस बतानी है, ये क्या डायमेंशंस होंगी इनकी। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, ये वेलोसिटी है और ये a है, तो नेचुरली इस वेलोसिटी की डायमेंशन a की डायमेंशन के बराबर होगी, मींस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो हमें पता लग गई ना a की डायमेंशन, तो a की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt - 1 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक अब तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए a की वैल्यू आ गई lt - 1, बिल्कुल क्लियर। a की डायमेंशन bt की डायमेंशन के बराबर होगी, तो लीजिए a की डायमेंशन किसके बराबर है, bt की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए ना एज ए रूल। तो a की डायमेंशन हमने कितनी निकाली, lt - 1, इसको लिख दिया इक्वल टू b, और t की डायमेंशन क्या होगी, t इज टाइम, तो t लिख दिया। अब देखिए तो b क्या आ जाएगा, b = lt - 1, ये था अपॉन, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन t, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b = lt - 2।
तो देखिए आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि ए क्या है, इनफैक्ट वेलोसिटी तो ही है, हमें देखिए डायमेंशन से पता लग जा रहा है ये वेलोसिटी है, LT-1 है। बी क्या है, LT-2 यानी कि ये एक्सेलरेशन है। देखिए आइडिया लग गया ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है। आपने सॉल्व किया, बी की वैल्यू निकाल ली। अब बात आती है सी और डी कैसे निकालें। तो देखिए बहुत दिमाग लगाइएगा, ये C/D+T है। पिछले क्वेश्चन में जो टेक्निक हमने अपनाई थी वो यहां नहीं अपना सकते, क्योंकि आप इसका ब्रेकअप नहीं कर सकते। C/D+T और ब्रेकअप नहीं बना सकते, क्योंकि यहां LCM मेथड नहीं लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, और आपको ये बात पता लग रही है कि ए की डायमेंशन इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, बीटी की डायमेंशन इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया v की डायमेंशन C/D+T के बराबर है, ऐसा तो होगा। तो अब आप इसको इनवर्स कर दीजिए, तो ये 1/v कर दीजिए, तो ये हो जाएगा D+T/C। ऐसे तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ इनवर्स कर लिया। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू D/C+T/C, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब ध्यान दीजिए, तो ये 1/v इसकी डायमेंशन तो पता है हमको, तो ये T/C, तो इनको लिख सकते हैं। तो 1/v की डायमेंशन T/C की डायमेंशन के बराबर होगी। यहां पर वेलोसिटी की डायमेंशन हमको पता है, टाइम की डायमेंशन पता है, c की डायमेंशन निकल आएगी। तो c की डायमेंशन कितनी निकलेगी, v इंटू टी निकलेगी ना। तो c की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, LT-1 इंटू टी। समझ गए बात को। तो देखिए यहां क्या बनेगा, ये बनेगा LT-1 और यहां बनेगा t। तो ये t और t कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस से, बचेगी c की डायमेंशन आ जाएगी l। तो हमारे सामने c की डायमेंशन भी आ गई, जो c की डायमेंशन आई वो आ गई l। a की डायमेंशन हमने निकाली थी LT-1 और b की डायमेंशन अभी अभी निकाली थी LT-2। आपने ये 3 डायमेंशन निकाल ली। अब चौथी डायमेंशन निकाल देते हैं। अब हम लोग निकाल देते हैं डायमेंशन ऑफ d। कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से इस इक्वेशन को लिखा। तो डायमेंशन ऑफ 1/v कैन बी रिटन एज डायमेंशन ऑफ D/C। c की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू d अपॉन डायमेंशन ऑफ c कितनी है, l। तो हमने ये l लिख दिया यहां पे। डायमेंशन ऑफ v भी तो पता है, तो 1/LT-1 इज इक्वल टू d अपॉन l, ये डायमेंशन लिखी हुई है। अब आप देखिए यहां पर l और l कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे सामने बचेगा 1/-t⁻1 इज इक्वल टू d। तो d की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, t। तो हमारे सामने d की डायमेंशन हम आ गई t⁻1 यानी कि t। इस तरह से आपने ये आंसर निकाल लिया। आई होप आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे हायर लेवल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।